नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन अतुलेश भारद्वाज ने गांव चक्कली केट पट्टी से 4 नाबालिग बच्चों को गो की सूचना पर बाल मजदूरी के आरोप में पकड़ा है। मुकेश नाम के व्यक्ति पर लगाया बच्चों को बेचने का आरोप। साथ ही बात होगी एटा की, जहां एटा रोडवेज चालक परिचालकों ने डिपो की दर्जनों बसें खड़ी कर हड़ताल कर दी है। अमरोहा जिले के गांव चकल्ली केट पट्टी में बाल मजदूरी की सूचना पर सीडब्ल्यूसी चेयरमैन अतुलेश भारद्वाज ने वन स्टॉप सेंटर, प्रयत्न संस्था, संबल और पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया, जिनके बारे में आरोप है कि मुकेश नाम का व्यक्ति उन्हें 15-15 हज़ार रुपये में बेच कर लाया था। हालांकि बच्चों में से एक करण ने खुद को बेचे जाने या बंधक बनाए जाने से इनकार करते हुए बताया कि वो लखीमपुर जिले का निवासी है। उसके घर वालों को उसकी अमरोहा में मौजूदगी की जानकारी और उसे हर महीने 7,000 रुपये वेतन मिलता है, जिससे वो अपने घर भेजता है। सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर वैधानिक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? करण। पिता का नाम? मोतीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? खीरी। खीरी, जिला लखीमपुर खीरी। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें घर वालों को पता है? हाँ, घर वालों से बात होती है? होती है। कितने पैसे तुम्हें मिलते हैं? 7,000। 7,000 रुपये। वो पैसे कहाँ देते हो? घर देते हो? माँ बाप से बात होती है? हाँ। कोई तुम्हें जबरदस्ती रख रहा था यहाँ? नहीं। यहाँ कोई तुम्हें बंधक बना के रख रहा था? नहीं। कोई बंधक बना के नहीं रख रहा था? यहाँ किसकी मर्जी रुके हो? अपने खुद की मर्जी रुके, जबरदस्ती रोके गए हो? अपने मर्जी से आए थे, अपने मर्जी से रुके हैं। आज 4/9/25 को हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जो शिकायत थी जस्ट फॉर चिल्ड्रन, जो एनजीओ काम करता है बच्चों के लिए, उसके द्वारा एक हमें सूचना प्राप्त हुई कि देहात थाना क्षेत्र के गांव चक्काई पट्टी में 4 बच्चे जो है काम करते हैं, जो ट्रैफिकिंग द्वारा वहां उपलब्ध कराए गए हैं। हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए सूचना पे जिला प्रोबेशन अधिकारी और चाइल्ड हेल्पलाइन, संरक्षण इकाई, थाना एएसयू, थाना देहात को सूचना दी, जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को सूचना देने के उपरांत हमने रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर जब उस गांव पहुंचे तो वहां पे बच्चे पाए गए और बच्चों का हमने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करके हम बच्चों को यहाँ पे विकास भवन अमरोहा सीडब्ल्यूसी ऑफिस लेकर के आए हैं। यहाँ से हमने बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर दिए हैं। रात को बच्चे यहीं पे रुकेंगे, इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर दी गई है। सुबह इनका मेडिकल कराने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अच्छा, बच्चे कहाँ से लाए गए थे, किस जिले के रहने वाले हैं और उनसे कितने रुपए में इन्हें जाकर काम कराया जा रहा था? ये अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बच्चे बहराइच जिले के रहने वाले हैं और एक मुकेश नाम का व्यक्ति है जिसने 15-15 हज़ार रुपये लेकर के इन बच्चों को यहाँ ला करके दिया है। अभी कार्रवाई केवल इतनी हुई है कि बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। जो मुकेश नाम का व्यक्ति है उसकी डिटेल मिल गई है, उसे पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माना जाए कि कोई और बच्चे भी जिले में रेस्क्यू लाए जाएंगे क्या? हाँ, ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 8 बच्चे आए थे, जिसमें 4 का रेस्क्यू हुआ है, 4 अभी और भी शेष हैं। इसमें भी जल्द कार्रवाई करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरश्री माली की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां पर चालकों और परिचालकों ने स्थानीय पुलिस चौकी और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 40 रोडवेज बसों को वर्कशॉप में खड़ा कर हड़ताल कर दी। ये विवाद कौशाम्बी और एटा डिपो के चालकों परिचालकों के बीच मारपीट के बाद शुरू हुआ, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने भेजा, जहां समझौता तो हो गया, लेकिन लौटने पर चालक परिचालकों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही छुट्टी पर गए डिपो प्रबंधक नरेश गुप्ता पर फोन न उठाने और तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए उनके हटाने की मांग की गई। रोडवेज कर्मी नारेबाजी पर अड़े रहे, जबकि समाधान के लिए डिपो प्रबंधक कासगंज ओम प्रकाश पहुंचे। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पड़ोसी डिपो से बस संचालन संभाला गया, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई और हड़ताल बेअसर रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार। विनोद जी, यहाँ पे वर्कशॉप पे पूरी तरह से और रोड पे जाम लगा दिया, किस परफेक्ट में लगाया गया है? जी साहब, इस परफेक्ट पे लगाया गया है। कौशाम्बी डिपो की गाड़ी अलीगंज साइड से आई है, आके बस अड्डे पे उसने एटा डिपो की गाड़ी में उसने मतलब गाड़ी अपनी पीछे से मार दी।
एटा के जब ऐसा मान लो उसने कहा तो चालक ने कि मेरी गाड़ी में तूने गाड़ी क्यों मार दी, तो उसने गाली गलौज किया ड्राइवर का, फिर मारतोड़ हुई। और उसकी बाद जो पुलिस चौकी जो अपनी यहीं बैजर बस अड्डे पे वो शैलेंद्र उपाध्याय पुलिस वाला हमारे ड्राइवर को मारते खींचते कड़ेते ले गया। उसने जाके बहुत मारा, फिर थाने में बंद कर दिया और थाने में बंद करने के बाद उसने 4 घंटे बाद छोड़ा। हमारे अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोगों ने ये हड़ताल की है। अच्छा, यहाँ पे कोई आपका अधिकारी कोई नहीं आया? अधिकारी हमारा ARM फोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, फोन आए हुए हैं यहाँ पे अधिकारी? अभी यहाँ पर मतलब कासगंज ARM आए, उनसे जब मैंने बोला तो वो भी यहाँ से चुपचाप भाग गए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, कोई आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जा रही है क्या? नहीं साहब, मांग मेरी कोई पूरी नहीं हो रही, न कोई सुनवाई हो रही है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? हम ये चाह रहे हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ियों की वो जैसे मतलब चालान होता, चालान भी नहीं होना चाहिए। बाहर की गाड़ियां सारी अंदर और बाहर की गाड़ियां अंदर आती, वही लोग ऐसा समझ लो विवाद फैलाते हैं। सर, आज यहाँ पर कुछ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, क्या इनकी मांगे हैं? जानकारी में आया है कि एटा डिपो के चालक प्रचालक और कौसाम्बी डिपो के चालक प्रचालक से वाहन लगाने के संबंध में आपस में कुछ मतभेद हुए, वाद विवाद हुआ। इस पर उनके द्वारा इनके साथ मारपीट भी की गई और फिर पुलिस भी इनको चौकी में ले गई थी। और साथ ही ये ज्ञात हुआ है कि एटा डिपो की किसी अनुबंधित गाड़ी के चालक ने भी निगम के चालक के साथ मारपीट अभद्र व्यवहार किया है। तो अभी ये इन लोगों ने इस कारण संचालन बाधित कर रखा है और बात की जा रही है। जाम भी लग चुका है ऐसे में शहर में, क्या आपने इनको आश्वासन दिया है क्या कुछ? हाँ, अभी देखा है मैंने कि बाहर भी सड़क पर जाम लगा हुआ है। अभी इनके मैंने कहा है कि 5-6 प्रतिनिधि जो आए और बात करें, और मुझे विश्वास है कोई न कोई इसका सार्थक परिणाम आएगा। क्या लग रहा है कि अनुबंधित जो मतलब ड्राइवर हैं, मतलब कंडक्टर हैं, वो पूरी तरह से मतलब जो सरकारी मतलब रोडवे बसें हैं उन पे हावी हो जाते हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे बताया कि अनुबंधित गाड़ी का चालक है, उसके द्वारा मारपीट की गई है, तो बात करते हैं उससे भी। ऐसा नहीं है कि सब खराब है। FIR को दर्ज नहीं है, इसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। जी, मैं ARM कासगंज हूँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। वैसे आज ये क्या मामला है, चालक प्रचालकों ने हड़ताल जो करी है, क्या है इस मतलब? ये इसमें ये ज्ञात हुआ है कि कौसाम्बी डिपो की चालक प्रचालक और एटा डिपो के चालक प्रचालक में बस स्टेशन पर कुछ आपस में वाद विवाद हो गया था। तो विवाद काफ़ी होने पर इनको पुलिस भी ले गई थी। और साथ में ये भी संज्ञान में आया है कि एटा डिपो की अनुबंधित गाड़ी के किसी चालक के द्वारा एटा डिपो के निगम बस के चालक के द्वारा मारपीट की गई है। और ये भी बताया गया कि जो चौकी इंचार्ज था उनके द्वारा भी एटा डिपो के चालक के साथ मारपीट की गई है। हालांकि इनका समझौता हो गया था। तो अभी मुझे पता पड़ा कि संचालन रुक गया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आया हूँ कि देखूँ क्यों रुका हुआ है, और प्रयास किया जा रहा है, बात की जा रही है कि संचालन बाधित ना हो, क्योंकि यात्री को सुविधा होती है, जाम लगा पड़ा है। संचालन रोकने के पीछे क्या मांगे हैं इनकी चालक प्रचालक? अभी तो हल्ला मचा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आइए बात की स्वागत है। अब ये DR वगैरह की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा अभी आज का जो संचालन है जो प्रभावित हो रहा है, इस पर बात कर लें, बाकी मुद्दों की बात हो जाएगी, तो बहुत सारी इशू हो सकती है जो है। तो कहा गया अभी इंचार्ज साहब से कहा कि 4-5-6 लोग जो आ सकते हैं, बात करें आकर के, और मुझे विश्वास है कि आएंगे, बात करेंगे तो कोई इसका रिजल्ट निकलेगा। समाधान। पुलिस पे जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रति आप क्या करेंगे? अभी मैं बात करूंगा, चौकी इंचार्ज से बात करूंगा, SO हैं, CO हैं, या जो भी उच्चाधिकारी हैं, बात करूंगा अभी कि उनको इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश, यहाँ पे यानी जाम लगा हुआ है और वर्कशॉप पे पूरी तरह जाम लगा दिया, किस मामले को लेकर जाम लगाया गया आपने? सर, सुबह 10-10:30 बजे के लगभग बस अड्डे पे झगड़ा हुआ था। एक कौसाम्बी डिपो गाड़ी थी, उसने मेरी गाड़ी में गाड़ी पीछे से मार दी। उसके बाद उससे कहा तो उसने माँ बहन की मुझे गाली दी, और गाली देने पर उससे थोड़ी ऐसी मारपीट हुई। मारपीट होने के पश्चात मैं बस अड्डे पे खड़ा था, तभी वहाँ पर शैलेंद्र नाम के एक कांस्टेबल आए, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे, वो भी कांस्टेबल थे।
उन्होंने चौकी में ले जा करके मेरे साथ मारपीट की और माँ बहन की गाली उन्होंने भी दी। उससे मुझे चोट भी लगी है और उसके बाद कोतवाली में बंद कर दिया। मेरे साथी थे, एक मेरे संग ड्राइवर थे, वो भी इटा डिपो में, उनको भी मारा था, डंडों से मारा, डंडों से। उसके बाद बाल पकड़ के मारा गया। शिकायत अपने अधिकारियों से नहीं की? अधिकारी मेरे ARM साहब छुट्टी पे थे, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और नहीं अभी तक किसी बात के, और मुझे नहीं मालूम छुट्टी पे किस पे है, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और नहीं किसी भी चीज का भी संज्ञान लिया है अब उन्होंने। आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि मेरे साथ ये अभद्र भाव पुलिस द्वारा किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे ARM साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे ARM की वहाँ कोई जरूरत नहीं है। पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ और पुलिस चौकी जो मेरे साथ मारपीट की है, बस स्टैंड जो चौकी है वो यानी पूरी तरह से आपके मतलब खिलाफ गई है क्या? जी, उन्होंने पहले नंबर आप वहाँ पे जो लेटर लिखा गया था, तहरीर लिखी गई थी, उसमें मेरे से पहले नंबर जात पूछी गई थी कि आप कौन जात के हो, और वो लेटर देखा जाए तो उसमें अभी भी लिखा होगा तुम कौन कौन जात के हो। तो ये आप बताइए, मैंने अपने नाम के आगे कोई भी जात का शब्द नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझसे लगवाया था। अब यार ईटा में पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और आपका अब आश्वासन यानी किसी अधिकारी ने दिया आपको? आश्वासन किसी ने दिया। यहाँ पर ARM कासगंज आए थे, उन्होंने ये बोला मैं 1 दिन का ARM हूँ, मेरे आज तक का जो मैटर हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लाइफ टाइम तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मेरी मांग जो भी है वो पूरी नहीं होगी और पुलिस चौकी जो भी स्टाफ चेंज नहीं होगा, उनके साथ कठोर कार्रवाई नहीं तो मैं हड़ताल पर रहूंगा। जब तक हड़ताल पर रहेंगे, जब तक ये कोई कार्रवाई नहीं हो जाती? जी। पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ चेंज। और मेरे देखा जाए मेरे उंगली में भी चोट लगी हुई है और मेरे कान में इसमें मारे, ये थप्पड़ मारे तो उसकी भी चोट है मेरे कान में। चोट कैसे लगी आपको? ये दीवान जी ने कोतवाल में चौकी में ले जाकर मुझे मारा था। कौन सी चौकी थी? कौन सी चौकी? रोडवेज बस अड्डे पे चौकी है, गोदाम चौकी, बस अड्डे वाली चौकी है, बस अड्डे चौकी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र से है, जहां पर मूसानगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय असलाह बनाने और बेचने वाले गैंग का खुलासा किया गया। अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। फैक्ट्री से बरामद हुए कई देसी कट्टे और उपकरण, अर्धनिर्मित और निर्मित अवैध असलाह भारी मात्रा में बरामद किए गए। आसपास के कई जिले अवैध असलाह बनाकर बेचते थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने पूरी जानकारी दी। हथियारों का काला कारोबार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई से ये राज खुला। देखिए, ये थाना मूसानगर की टीम को कल रात एक सफलता मिली है। इन्होंने कुछ सूचनाओं के आधार पर डेवलप करके एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जो कि अंतर जनपदीय तमंचों को और वेपन्स को सप्लाई करती थी। और इनके द्वारा रिकवरी में 7 315 बोर के तमंचे हैं, जिसमें से 4 तो पूर्ण रूप से निर्मित थे और 3 अर्धनिर्मित थे। इसके अलावा एक 12 बोर का भी तमंचा है और कुछ खोखे मिले हैं 4-5, जिनमें से कि कुछ यूज्ड हैं और कुछ अनयूज्ड हैं। ये जो मुलजिम जो पकड़ा गया है, इसके ऊपर इससे पहले भी 7 मुकदमे रह चुके हैं और इससे पूछताछ में हमें कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मिले हैं कि कहाँ से ये अपने जो सामान है जिससे कि ये निर्माण करते थे वेपन्स का, ये कहाँ से क्रय करते थे, इसको कहाँ किस को बेचते थे, इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसको कि हम आगे डेवलप कर रहे हैं। इसको डेवलप करने से और जो भी कार्रवाई इसमें होगी उससे दोबारा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्या ये अभी तक आप लोगों की निगाह से बचा रहा है? क्या देखिए, ये फैक्ट्री अभी इसने रिसेंटली यहाँ पर डाली है, तो ये कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेकर के परमानेंटली नहीं चलते हैं। ये जगह ढूंढ के हर कुछ दिनों में, हर कुछ माह में डिमांड के हिसाब से अपना नया फैक्ट्री शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम पिछले कुछ दिनों से 1 या 1.5-2 माह से इधर आए थे और इसको हम लोग डेवलप कर रहे थे। पूरी तरह से डेवलप करने के बाद फिर हम इसमें रेट दी गई है और इसमें ये सफलता हासिल की गई है। क्या इनके साथ और भी लोग हैं या केवल यही बात? जी, कुछ सूचनाएं हम लोगों को मिली है, कुछ नाम इसमें आगे आए हैं, जिनके ऊपर की हम लोग टेक्निकल और अन्य एविडेंसेस का जायजा ले रहे हैं और इस पे आगे की जो भी कार्रवाई होगी होपफुली आप लोगों को जल्दी अवगत कराया जाएगा। इसके बारे में भी हमें कुछ इनपुट्स हैं। बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अंतर जनपदीय गैंग था और ये कई जगह सप्लाई कर रहे थे और इसको और डेवलप करके आपको फिर से और इसके बारे में फिर ब्रीफ किया जाएगा। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता
संजय तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर है, जहां अरोड़ा में ग्राम सभा बेलखरा स्थित बावन भगवान मंदिर पर भादो मास की द्वादशी तिथि को आयोजित होने वाला पारंपरिक और अति प्राचीन मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस मेले में क्षेत्रीय लोगों की शाम को विशेष भागीदारी दी गई। बता दें कि जहां श्रद्धालुओं ने भगवान बावन जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों ने झूला झूलने के साथ चाट, पान चौड़ी, बैलून और खिलौनों की खरीदारी की। बता दें कि मंदिर परिसर में मुरलीधर अग्रहरि द्वारा प्रसाद वितरण किया गया, जबकि नगर पालिका ने सफाई और पानी की व्यवस्था संभाली। एक कदम उन्नति की ओर कमेटी के संजीव केशरी, धीरज केशरी, अतुल केशरी और अंकुर केशरी ने मंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था पर पूर्ण परंपरा को निभाए रखा। मेले में नगर पालिका परिषद अरोड़ा के अध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी, गोपाल गुप्ता, अरविंद त्रिपाठी, बंशीधर अग्रहरि समेत कई लोग शामिल हुए। प्रथम तो पहले सभी भक्तों को जय श्री राम। मेले के हम यहाँ पर मुख्य आयोजक हैं। इस मेले का संरक्षण भी करते हैं, मंदिर का संरक्षण भी करते हैं। ये मेला बहुत ही प्राचीन है, लगभग 50 साल पूर्व मेला का मेला है यह मेला हमारे नानाजी पंडित ब्रजराज पांडे और यहाँ के जो साव जी थे उनके सहयोग से प्रारंभ हुआ था। यह मेले का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस पूरे क्षेत्र में भगवान बावन यानी कि विष्णु भगवान का जो पंचम रूप है भगवान बावन का, ऐसा मंदिर है इधर है नहीं कहीं। यह इकलौता बावन भगवान का मंदिर है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर खूब बड़े उत्साह के साथ लोग आए हैं। भगवान बावन में अपना आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। नगर के जितने भी हमारे नगरवासी हैं सबका पूरा सहयोग रहता है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और यह मेला बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे संपन्न होता है। इस वर्ष भी हम उम्मीद है कि यहाँ के जो जनता है पूरा समर्थन देगा, सहयोग देगा और मेले का आनंद लेते हुए पूर्णता से संपन्न कराएगा। जय श्री राम। ये मेला कब लगता है और इस मेले में कितने की संख्या में लोग आते हैं दर्शनार्थी? यह मेला बावन द्वादशी के दिन, दुर्गा जी का मेला के एक हफ्ते के बाद लगता है। एक तिथि बावन द्वादशी की तिथि है, उसी दिन लगता है। मेले में लगभग 10 से 15 हजार तक लोग का अनुमान है पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस नगर का मेला है, लोकल मेला है। 10-15 हजार लोग के आसपास पहुंच जाते हैं। गुरुजी आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार शुक्ला। गुरुजी ये बताइए कि मेला क्यों लगता है और कब लगता है ये मेला? ये बावन जी का मेला है, विष्णु जी का अवतार है। ये 50 साल से मेला यहाँ लग रहा है। ये पंजे के किनारे पहाड़ी पे लगता है मेला। इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जिला मिर्ज़ापुर के और बनारस से और सोनभद्र से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने और मेले का मुफ्त उठाते हुए यहाँ पे सब दर्शन करने और मनोरंजन भी करने आते हैं। यहाँ कुछ लोग अपना खाना पीना बनाते हैं यहाँ और बंधा देखने भी आते हैं लोग। ये बावन जी का मेला बावनी द्वादशी के दिन पड़ता है और भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मेले में कितने की संख्या में लोग आते होंगे? लगभग 10,000 आदमी आते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां कॉलविन सरकारी अस्पताल में दावत-ए-इस्लामी इंडिया के शोभा JNRF के तत्वावधान में मरीजों और जरूरतमंदों के बीच फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबों की मदद और उसके स्वास्थ्य की देखभाल था। इस अवसर पर JNRF के डिवीजनल मैनेजर मोहम्मद खालिद अत्तारी, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर डॉक्टर फिरोज उद्दीन सईद, राहिल अत्तारी, नायब अत्तारी, दानिश अत्तारी, सैयद नाजिम मेराज और मोहम्मद सद्दाम ने सहभागिता की और अस्पतालों और यतीम खानों में मौजूद मरीजों, बच्चों और ज़रूरतमंदों को प्यारे आका की विलादत की खुशी में फल तोहफे वितरित किए। JNRF पूरे देश में तरक्की और खुशहाली के लिए सामाजिक कार्यों की ये श्रृंखला लगातार जारी रखे हुए है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।